नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई हिंदी की सीट्स पर बात करने का। अपने लास्ट सेशन में हम जो बात कर रहे थे वो प्रत्यय उपसर्गों पर बात कर रहे थे, यानी कि जो अंतिम हमारी क्लास थी शुक्रवार को बृहस्पतिवार को हुई थी, उसमें हमने उपसर्गों के बारे में बात की थी। तो आज भी हम अपने उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए यानी कि उपसर्गों और प्रत्ययों पर ही अपनी स्लाइड को जारी करते हैं। तो आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है, यानी कि शब्दों को बनाने में किसका योगदान नहीं होता है। तो शब्द, पहले आपको बता दूं शब्द क्या होते हैं, पहले आप ये याद रखिएगा शब्द क्या है। ठीक है, वर्णों का एक सुव्यवस्थित समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का एक सुव्यवस्थित समूह जिसका कोई एक सार्थक अर्थ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम शब्द बोलते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता। अगर आप पढ़िएगा, जैसे मान लीजिए अभी आप उपसर्गों को पढ़ रहे थे, तो उपसर्ग या प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं और उसके मीनिंग को बदल देते हैं, लेकिन वो बनाते क्या है? शब्द ही। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय तो होंगे नहीं। धातु क्या होती है? धातु एक क्रिया, धातु मतलब क्रिया का मूल रूप होता है। और इसमें क्या है? इसमें भी क्या है, जब शब्दांश जुड़ते हैं तो क्या है, वो क्रिया के रूप में नजर आती है और शब्द बन जाती है। जैसे कि मान लो लिख धातु होती है, ध्यान दीजिएगा, लिख एक धातु है। लिख क्या है? धातु है। और ना प्रत्यय उसमें जुड़ जाता है तो ये हो जाता है लिखना। ठीक है, यानी कि धातु भी क्या होती है? धातु भी शब्द के योगदान में अपना महत्व रखती है। लेकिन पद का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि शब्दों को जब शब्द बन जाते हैं तो शब्द को ही एक निश्चित पैटर्न में रखने से क्या है? पद का निर्माण होता है। तो सही आंसर आपका जो है पहले का भी, कि इसमें जो है शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है, तो पद का कोई योगदान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लिखा हुआ है कि उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है? उपसर्ग में किस सूत्र का प्रयोग होता है? प्रादया, परश्च, गतिश्च या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो पहला वाला है प्रादया सूत्र का प्रयोग होता है। कौन सा? प्रादया सूत्र का जो है प्रयोग होता है। उपसर्ग से संबंधित जो सूत्र है वो कौन सा है? आपका प्रादया है। ठीक है, जो अव्यय धातु से
बने हुए जो अब धातु से बने हुए विशेषण संज्ञा शब्दों, विशेषण संज्ञा शब्दों आदि से पूर्व जोड़े जाते हैं। इसका मतलब होता है वे अब जो धातु से या धातु से बने हुए विशेषण संज्ञा आदि शब्दों से पूर्व जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनके लिए हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जब धातु के अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है? आपका प्रादेय सूत्र है। तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र आपका पहले का जो ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसके बारे में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी। अगला देखिएगा, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष, देखिएगा प्रत्यक्ष को यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिएगा। प्रति धन अक्ष यण संधि है। यण संधि का नियम क्या कहता है कि ई के बाद यदि आ आएगा तो ये दोनों मिलकर या में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें या में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? या बन जाएंगे। एक मिनट, ये प्रत्यक्ष का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, प्रतिधन अक्ष ई और आ मिलकर या बन जाएंगे। और क्वेश्चन ही पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो आपको बता दूं, प्रति, भर, ठीक है, आ, प्रा, आदि, ये सब क्या है? ये आदि हिंदी के उपसर्ग हैं। तो यहां पर वही क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा उपसर्ग है। तीसरे का बी आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखा हुआ है, प्राग ऐतिहासिक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्राग ऐतिहासिक, तो अगर हम प्राग ऐतिहासिक का संधि विच्छेद करते हैं, जरा देखिएगा, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है प्राग धन ऐतिहासिक, ये होता है। अब नियम ये कहता है कि यदि का के बाद, अगर का व्यंजन है और का व्यंजन के बाद जो है आपका अय आता है तो का अपने तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। व्यंजन संधि का नियम है। तो ये का के बाद अय आया, इसलिए गै में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किसमें? गै में कन्वर्ट हो गया और हो गया प्रागैतिहासिक। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? फिर आपका प्राक उपसर्ग होगा। चौथे का ये आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा उपसर्ग होगा? प्राक उपसर्ग होगा। 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरात्मा, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दुर्धन आत्मा। दुर्धन आत्मा, दुरात्मा, तो ये बन गया आपका, जब उसके साथ है रा आत्मा, दुरात्मा, यानी कि कौन सा उपसर्ग है? यहां पर दुर उपसर्ग होता है। दुर उपसर्ग है ये वाला, सी। तो सही आंसर क्या हुआ आपका? दुर उपसर्ग है। 5वें का सी आंसर बिल्कुल सही है। ये दुर उपसर्ग का प्रयोग यहां पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, उस लाचार विधवा की दुर्दशा देखकर सरदार को हमदर्दी हुई।
वाक्य में कितने उपसर्ग हैं ये आपको बताना है। ठीक है, उस लाचार विधवा को देखकर सरदार को हमदर्दी हुई, इसमें कुल कितने उपसर्ग हैं? तो इसमें कुल कितने हैं? 5 उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। एक है लाचार में, ला और चार, मैं शब्द लिख देता हूं। ला उपसर्ग होता है, चार संख्या होती है, ला जुड़ने से हो गया लाचार, और यहां पर कौन सा उपसर्ग हो गया? लाचार, मतलब ला उपसर्ग हो गया। अगला है दुर्दशा। दुर उपसर्ग हो गया, दशा शब्द हो गया। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है सरदार। सरदार, तो यहां पर क्या होगा? सर उपसर्ग होगा, दार शब्द होगा। सर उपसर्ग है और दार शब्द है, हो गया सरदार। हमदर्दी, हमदर्दी, हमदर्दी में यदि हम बात करते हैं तो कौन सा उपसर्ग होगा आपका? हम उपसर्ग होगा। और दर्दी शब्द होगा। ठीक है, अगला है विधवा। एक शब्द आया है यहां पर विधवा, देखिएगा। तो यहां पर वी धन धवा, ठीक है, धव धन आ विधवा। तो यहां पर जो मूल शब्द कितने हो गए फिर आपके? 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इसमें कुल कितने उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें कुल 5 उपसर्गों का प्रयोग आपका किया गया है। 6 का डी आंसर बिल्कुल सही है। कितने उपसर्ग हैं? 5 उपसर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि, प्रति उपसर्ग होता है, ध्वनि शब्द होता है। तो कौन सा उपसर्ग हो गया? प्रति उपसर्ग हो गया। साथ में कहा आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। उपसर्ग शब्द में कहां पर लगता है? ठीक है, जिस दिन से हमने इस चैप्टर को शुरू किया है, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कि उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के आरंभ में लगते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि उपसर्ग शब्द में कहाँ लगता है? प्रारंभ में लगता है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है। अंत में लगने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रत्यय होते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन ये दे रखा है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? जरा देखिएगा। पहला है निर्दयी, तो निरुपसर्ग है। निर्दयी। अगला शब्द दे रखा है पाठशाला। पाठशाला, इसमें भी क्या है? इसमें भी आपका जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पाठ का जो है यहाँ पर उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला है निरंकुश, निरंकुश जो शब्द है, यहाँ पर पाठ धनशाला, यहाँ पर किसी का भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये होगा निरंकुश का होगा निर्धन अंकुश, निरंकुश। और अनावश्यक का होगा अनधन आवश्यक, अनावश्यक। तो सही आंसर कौन सा आएगा? सही आंसर आपका आएगा बी,
कि पाठशाला में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ये कैसा शब्द है? ये एक यौगिक शब्द है, जबकि सभी में उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? लिखा हुआ है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर् उपसर्ग होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, बहिर्धन मुखी, ये होता है। ठीक है, बहिर् उपसर्ग होता है, वही आपको बताना है कहाँ पर है। पहले वाले में दे रखा है, पहले वाला ही इसका सही आंसर है, यानी कि बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग होगा? बहिर् उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बा उपसर्ग किसमें है? बा उपसर्ग बताना है आपको। देखिएगा, बदबू शब्द दे रखा है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। बदनाम में बद शब्द है, बद उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। बद हजमी में बद उपसर्ग है, लेकिन बदौलत में अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? बाधन दौलत, बदौलत। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा 11 का बी। बारह लिखा हुआ है इनमें से एक उपसर्ग रहित है। आपको उपसर्ग रहित बताना है कि वो शब्द कौन सा है। देखो, सुधन लभ सुलभ है, दुर्धन लभ दुर्लभ सही है, आधन लभ्य ये भी आपका सही है। कह रहा है उपसर्ग रहित है, यानी कि जिसमें उपसर्ग का प्रयोग ना किया गया हो। अगर हम बाहुल की बात करते हैं तो बाहुल का यदि आप ये करते हो बादन हुल, तो ये कैसा है? गलत है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर आपका 12वें का डी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निराभिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है? देखिएगा, यहां पर निरुपसर्ग है और शब्द बनेगा कुछ ऐसे, निर्धन अभिमानी। निर्धन अभिमानी, तो निरुपसर्ग हो गया और अभिमानी शब्द कैसा हो गया? इसका मूल शब्द हो गया। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा इसमें आपका 13 का बी आंसर बिल्कुल सही है। अब अगर और देखिए, इसको और भी तोड़ सकते हैं अभिमानी को, तो अभी आ जाएगा, मान शब्द आ जाएगा और ई प्रत्यय आ जाएगा। तो यानी कि मूल शब्द क्या बचता है? सॉरी, मान आएगा यहाँ पर 13 का डी ए, सॉरी 13 का क्या आंसर होगा? 13 का ए आंसर होगा। निराभिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है? मान है। तो यही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, लिखा हुआ है अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ठीक है, अप का, अपजय क्या सही है? का अपराम ये भी गलत है। अपमान ये सही है और अपरण ये भी आपका गलत है। तो सही आंसर क्या जाएगा? 14 का सी आंसर बिल्कुल सही है कि अप उपसर्ग के साथ कौन सा जुड़ेगा? मान जुड़ेगा और शब्द बन जाएगा अपमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, फिर से रिपीट हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, और इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग क्या है? जो शब्द के आदि में यानी कि प्रारंभ में प्रयोग किए जाएं। जो शब्द प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके उपसर्ग बोलते हैं।
और उपसर्ग सदैव शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। ये बताना है आपको। तो देखिएगा, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये वह शब्दांश होते हैं जो किसी की वाक्य को या किसी भी शब्द के अर्थ को बदल कर रख देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर 16 का ए था। 17 सुशिक्षित में उपसर्ग है। सुशिक्षित में उपसर्ग है। देखिएगा, शब्द है सु, और सॉरी शब्द सु उपसर्ग है और शिक्षित शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा हुआ? 17 का बी आंसर बिल्कुल सही है। सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है? सु उपसर्ग है। 18 देखिएगा, संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में उपसर्ग बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में बताएंगे जरा। संग्राम, संधि विच्छेद होगा सम धन ग्राम, यानी कि कौन सा उपसर्ग हुआ? सम उपसर्ग हुआ। 18 का बी आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। 19 स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा जो है उपसर्ग है? दोनों में स्वा है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः सु, स्व और सु है, और दोनों में क्रमशः सु और स्व है। ये दे रखा है। ठीक है, स्वाभाविक, सु स्वभाव धन इक, ये है। अगर आप इसे लिखेंगे तो होगा स्वाभाविक, पहला आएगा स्व, फिर क्या आएगा? भाव, फिर आएगा इक। ये क्या है? प्रत्यय है। ये क्या है? उपसर्ग है। स्वाभाविक में तो ये आ गया स्वागत, सु धन आगत। तो सु कैसा है? यहाँ पर उपसर्ग हो गया। और क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो दोनों में क्रमशः स्वा और सु उपसर्ग है। सी आंसर बिल्कुल सही है। 19 का सी आंसर, दोनों में कौन सा उपसर्ग है? स्वा और सु। क्वेश्चन नंबर 20 संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, लिखा हुआ है संगम। समधन गम, संगम ये होता है। ठीक है, तो संगम का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा? समधन गम, यानी कि 20 का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। संगम का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा? समधन गम, संगम। 21 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई देता है? सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है? जैसे अभी हमने कहा संगम, तो संयम, सम धन यम, संयम। संवाद, सम धनवाद, संवाद, सम धन भावना, संभावना, और संख्या तो दे ही रखा है। समधनवाद और समधन भावना, संभावना, संवाद सम और वाद, और सम और भावना संभावना। पूछ रहा है किस शब्द में सुनाई पड़ता है? तो इन दोनों में ही सुनाई देगा, यानी कि बी और सी दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल
सही है। बी और सी आपके दोनों आंसर सही है। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि में कौन सा उपसर्ग है? देखिएगा, सम धन तोष, संगम, समधनवाद, संवाद, समधनतोष, संतोष, समधन कार, संस्कार। ठीक है, संयुक्त, संयुक्त तो कौन सा उपसर्ग हुआ? सम उपसर्ग हुआ, यानी कि 22 का ए आंसर बिल्कुल ठीक है। संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल कौन सा है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम विच्छेद कर रहे थे, समधन योग क्या होता है? संयोग होता है। समधन योग क्या होता है? संयोग होता है। तो सही आंसर 23 का सी होगा। 24वां, संकल्प शब्द में समधन कल्प होता है। समधन कल्प होता है, यानी कि 24 का ए आंसर बिल्कुल सही है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है तो समधन कल्प। अंतिम क्वेश्चन आज का 25वां क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो मैंने पहले ही कहा कि हिंदी में संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये कहाँ से आया है? संस्कृत से आया है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।